आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आप यकीन मानिए कि वसुंधरा वैशाली इंदिरापुरम में पथरी, कैंसर, ट्यूमर इस तरीके की बीमारियों का एक चलन बढ़ा है। घर में हर घर में जो कपड़े धोने की व्यवस्था शुरू हुई है, इसने सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी की है। अब ये पेपर में जो आया है उसमें तो ये कहा था कि हमने रिजर्वोयर अच्छे खासे बना लिए हैं, उसमें हम 15 दिन तक पानी देंगे, लेकिन पता नहीं ज़मीन पे उसका कितना काम हुआ। नगर निगम बड़े बड़े बोर्ड लगा देता है, सोचता है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जबकि धरातल पे हम देखते हैं इस तरीके का कोई कार्य नहीं होता। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 400 से 500 लीटर पानी डेली धुलाई में बर्बाद ना हो रहा हो। क्या मारने की संस्था करते हैं ये लोग? ये समझते ही नहीं है कि लोगों को पानी देना है तो कम से कम फिल्टर करके तो दे। जिनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमने इतनी कॉलोनियों को परमिट कर दिया है, उसका पानी का एवरेज इतना आएगा, इतनी क्वांटिटी का भी हमें साथ ही साथ बंदोबस्त करना है, उसमें ये फेल हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की समस्या जूझ रही है। हमारे नेता लोगों की भी कमी है कि उन्होंने अर्बनाइजेशन को आंख मूंद के अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। भूमि में कितना जल है, कितने संसाधन है, हवा में कितनी ऑक्सीजन है, इसका कोई विचार ही नहीं रखा गया। ज़्यादातर जगह जो पानी है वो दूषित है, कई जगह वो सीवर की लाइनों से मिक्स होकर आता है और उसे पीने के बाद फिर वो बीमारियों का शिकार होते हैं। पानी तो एक नेसेसिटी है जीवन की, वही अगर नगर निगम नहीं कर सकता तो नगर निगम का है भाई। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है देश में इस समय गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। लगातार तमाम लोगों की गर्मी से जाने जा रही हैं, लेकिन इस समय देश में, प्रदेश में, गलियों में, मोहल्लों में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, वो है पानी की समस्या। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक पड़ने वाले शहर गाज़ियाबाद में मौजूद है। गाज़ियाबाद में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद, तमाम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि गाज़ियाबाद की जो शहर की समस्या है उस पर कितना काम हुआ है और समस्या साल दर साल बढ़ क्यों रही है। क्या नाम है आपका? धन्यवाद, आपके चैनल का हमारे परिसर में स्वागत है। मैं YS चौधरी हूँ, रेलवे से रिटायर्ड हूँ और इसी कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ का सचिव भी मुझे बनाया हुआ है। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, कितने लंबे समय से गाज़ियाबाद में रहते हैं आप? मैं 2000 से ही गाजियाबाद में रह रहा हूँ। 2000 से, मतलब 24 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। जी हाँ। आज की स्थिति जो है पानी की, चाहे वह वसुंधरा हो, चाहे आपका इंदिरापुरम हो, चाहे राजनगर हो, चाहे गाजियाबाद का लोअर क्लास एरिया हो, पानी की किल्लत जो है, कितने लोग जूझ रहे हैं और दिन पर दिन क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है इससे? पानी की किल्लत तो पूरे शहर में ही चल रही है। कुछ गंगा वाटर आया हुआ था यहाँ, गंगा वाटर टेहरी डैम के कुछ रिपेयर के चक्कर में कम कर दिया गया है, उसकी वजह से कुछ पानी कम आ रहा है, तो हमें लोकल ट्यूबवेलों का पानी देना पड़ता है या नगर निगम का कुछ पानी आता है, फिर भी उससे पूरी भरपाई नहीं हो पाती है। तो ये किल्लत तो यहाँ पे है। हम काफ़ी पानी को कंट्रोल करके यूज़ कर रहे हैं और अपने जो रेजिडेंट हैं उनको ग्रुप में मैसेज देते रहते हैं कि आप थोड़ा सा पानी कंट्रोल करके चलें, कम खर्च करें, जिससे कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से पानी बिल्कुल बंद हो जाए और आपको बिल्कुल ही पानी ना मिले। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप तो एक आम नागरिक हैं एक तरीके से अगर देखा जाए, जो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, जब आप लोगों को ये संदेश देना पड़ रहा है तो ये अधिकारी वगैरह ये लोग क्या कर रहे हैं सारे? देखिए, अधिकारियों में जो पहले सेवा भावना होती थी, अब वो उतनी सेवा भावना दिखाई कम लोगों में देती है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हों, चाहे वो नीचे के वर्कर साइड से हों, वो इंडिविजुअल समस्या को डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी सांसद का, सभासद का या बीच वाले किसी आदमी का जो दबंग है, उसका टेलीफोन पहुंच गया तो वहाँ पानी ज़्यादा खुलवा देते हैं, और जिसका नहीं टेलीफोन पहुंचता है या जो कुछ भी नहीं करता है उसके यहाँ पानी खुलवाते नहीं हैं, तो वो एकदम ड्राई जैसे हो जाता है। आपने कहा कि वो पीछे टेहरी पर काम चल रहा है इसलिए गाजियाबाद में पानी कम है, तो ये बात तो पहले से पता थी, तो इसको लेकर तैयारी क्यों नहीं की गई फिर गाजियाबाद में? अब ये पेपर में जो आया है उसमें तो ये कहा था कि हमने रिजर्वोयर अच्छे खासे बना लिए हैं, उसमें हम 15 दिन तक पानी देंगे, लेकिन पता नहीं ज़मीन पे उसका कितना काम हुआ कि कितना पानी स्टोर कर रहे हैं और कितना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्राउंड पे तो हमें ये लग रहा है कि वहाँ स्टोरेज है नहीं, अगर है तो ये पानी दे नहीं रहे हैं, जिसकी समस्या से सभी लोग परेशान हैं। हवा हवाई बातें हुई हैं या तो फिर काम नहीं हुआ? यही लगता है कि हवा हवाई बातें हैं, काम या तो हुआ नहीं है या अभी पूरा नहीं हुआ है। पानी के मामले में सबसे बड़ा फेलियर किसका है? किसे दोष देना चाहेंगे? जो जिससे जनता जूझ रही है आज, किसे दोष देना चाहेंगे आप? किसकी गलती है इसमें सबसे बड़ी? ये यहाँ की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग मैनेजमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, जिनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमने इतनी कॉलोनियों को परमिट कर दिया है, उसका पानी का एवरेज इतना आएगा, इतनी क्वांटिटी का भी हमें साथ ही साथ बंदोबस्त करना है, उसमें ये फेल हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की समस्या जूझ रही है। अगर काम हो रहा है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे तो यही महसूस होता है कि काम नहीं हो रहा। काम नहीं हुआ, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मैं KL मल्होत्रा, वसुंधरा में रहता हूँ, रेल विहार में, और वरिष्ठ नागरिक का
वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मल्होत्रा जी, जो हमारा मुद्दा है पानी की समस्या का, इस समय पानी की किल्लत है, आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस समय? हमारे रेल विहार में तो हमने अरेंजमेंट थोड़ा वैसे सबमर्सिबल पंप का कर रखा है, लेकिन नगर निगम का कोई सहयोग नहीं है। उनका अगर पानी पीछे से अगर कम भी आता है तो वो इन्फॉर्म नहीं करते, हमें बताते ही नहीं है। एक टैंक है यहाँ पर अरुणिमा पैलेस के नगर निगम ने डाला हुआ है, उसका जब चाहे वो खोल देता है और जब बंद कर देता है। पीछे से पानी इनका सिद्धार्थ विहार में इकट्ठा होता है, वहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, जिससे पानी की समस्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते। और एक और समस्या ये है कि हम जो पानी पीछे से आता है वो गंदा पानी आता है, वो फिल्टर होता ही नहीं है। आप नगर निगम ये वसुंधरा सेक्टर 4 में जाओ, वसुंधरा 15 सेक्टर में जाओ, इतनी समस्या है उनकी कि हल होती ही नहीं। नगर निगम के पास हमने अप्रोच किया था, पीछे हम 15 सेक्टर के गए थे, वहाँ पर एक नाला बन रहा है, उस नाले को इन्होंने क्या किया, खोदा, लेकिन वो मिट्टी और पानी दोनों मिक्स हो गया और वही सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे उनको वो पानी पहुँचा ही नहीं। क्या मारने की संस्था करते हैं ये लोग, ये समझते ही नहीं है कि लोगों को पानी देना है तो कम से कम फ़िल्टर करके तो दें। एक्वा का नहीं दे सकते तो कम से कम जो नॉर्मल है उसको तो दें, ताकि लोग थोड़ा अपना जीवन ये पानी तो एक नेसेसिटी है जीवन की, वही अगर नगर निगम नहीं कर सकता तो नगर निगम का है भाई। आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि दिन ब दिन पानी जो है नीचे ही जा रहा है, तो ये बिल्डिंग जो बन रही हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। भाई आप इन पर कंट्रोल करें ताकि ये जो डिगिंग करते हैं, जो पानी नीचे दिन ब दिन जा रहा है, आने वाले टाइम में तो पानी खत्म हो जाएगा, इस पर कंट्रोल करें। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बीडी प्रसाद है, मैं रेल बिहार का निवासी हूँ। और पानी की समस्या से जैसे सभी लोग जूझ रहे हैं वैसे मैं भी जूझ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हर सोसाइटी में कम से कम वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम जरूर होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी हैं इसके जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हर सोसाइटी में वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम जरूर करना चाहिए उनको, तभी वाटर लेवल जो ज़मीन की वाटर लेवल दिन ब दिन नीचे चलती जा रही है उसका समाधान निकलेगा। दूसरी समस्या है कि ये जो आरओ लग रहे हैं हर घर में, आरओ में क्या होता है कि आपको 1 लीटर पानी शुद्ध पाने के लिए 4 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ता है। तो घरों में आरओ नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिल्टर सिस्टम होना चाहिए। आरओ कंपनियों पे प्रतिबंध होना चाहिए कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला आरओ बंद कर दे कंस्ट्रक्शन, सिर्फ फिल्टर वाला हो और यूवी लाइट हो, जिससे कि कीटाणु मर जाए और पानी फिल्टर होके आए। और नगर निगम भी उसकी फिल्ट्रेशन, उनकी बड़ी कमी है, वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करती है। तीसरी बात है कि हर आदमी के पीछे 18 पेड़ होनी चाहिए। जब तक पेड़ नहीं लगेंगे, पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक हमें रेन नहीं होगा। खासतौर से वसुंधरा एरिया में तो मैं रेन देखता ही नहीं हूँ, बहुत कम होता है। और ज़मीन से जो वाटर हार्वेस्ट किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो 2050 में धरती से पानी ख़त्म हो जाएगा, और फिर जब धरती से पानी ख़त्म हो जाएगा तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान सभी प्राणी के त्राहिमाम करेंगे और ये यहाँ से सारी जो लिविंग थिंग है सब खत्म हो जाएगा। ये 50 तक पानी है, 50 के बाद पानी नहीं मिलेगा। 50 के बाद पानी नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये तो एक पोस्ट सोसाइटी मानता हूँ मैं एक तरीके से। पानी की समस्या जब पोस्ट सोसाइटियों में ये हालत है, चाहे इंदिरापुरम हो, चाहे आपके राजनगर हो, जहाँ गांव हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ क्या हालत होगी? वहाँ लोग किन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे पानी का? देखिए, पानी जहाँ नदियाँ हैं वहाँ नदियों से इंसान पानी लेता है। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ कुछ एरिया में तालाबों से पानी लिया जाता है, और जहाँ दोनों नहीं हैं वहाँ पे हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं, जो कि सदियों से जमा हुआ था, उसको निकाल के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब से पाइप्ड वाटर सप्लाई का सिस्टम हुआ है, इसने हमें पानी के प्रति एक किस्म से मैं कहूँगा अन्यायपूर्ण पानी इस्तेमाल करने का आदी बना दिया है। जो काम हम 5 लीटर में 10 लीटर में पहले करते थे, आज हम उस की ज़रूरत में भी लगती थी पहले, उसको मेहनत भी लगती थी, तो आदमी इसलिए बर्बादी नहीं करता था चूँकि कुएं से नल से निकालना पड़ता था। पाइप से पानी आते ही वो फ्री हो गया कि अब तो कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस्तेमाल के तरीके पे अपने नागरिकों को हमें बहुत गंभीरता से
एजुकेट करना पड़ेगा कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल प्रिसाइज होकर करें। स्नान में अगर 10 लीटर की ज़रूरत है तो 9 लीटर में काम चलाएं। घर में, हर घर में जो कपड़े धोने की व्यवस्था शुरू हुई है, इसने सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी की है। जितनी बड़ी सोसाइटी है वहाँ पे परमानेंट मैकेनिकल लॉन्ड्री लगनी चाहिए कि सबके मेन कपड़े वहीं धुलेंगे और केवल छोटे कपड़े अपने घर में धोए जा सकते हैं। उसमें कोई ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 400 से 500 लीटर पानी डेली धुलाई में बर्बाद ना हो रहा हो। इसकी कतई भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय पुरानी पद्धति, धोबियों के द्वारा मेन कपड़ों की धुलाई होती थी। एक तालाब में धोते थे, पूरे गांव के कपड़े धुलते थे, पानी कम नहीं पड़ता था। हमें दोबारा उस पर आना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रयोग के तरीकों में हमें बड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा। जैसा कि घरों में जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, बाज़ार में 2 किस्म के सिस्टम आ रहे हैं। एक सिस्टम वो है जो पूरा 15 लीटर पानी एक साथ में फ्लश आउट करता है। दूसरा सिस्टम वो है जिसमें एक बार में छोटा बटन है, एक बड़ा बटन है। बड़ा बटन दबाएंगे तो आपका 10 लीटर निकलेगा, छोटा बटन दबाओगे तो 5 लीटर निकलेगा। अब पेशाब करने के बाद 5 लीटर वाले बटन को दबाने की ज़रूरत है। यदि सारे के सारे घर और पब्लिक टॉयलेट इस पद्धति को अपना लें तो बहुत बड़ी पानी की वेस्टेज हम रोक सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है गाजियाबाद के ऊपर। गाजियाबाद में पानी की किल्लत है। नगर निगम, चाहे जीडीए हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसका फेलियर है? एक्चुअली प्लानिंग का फेलियर है तो डेफिनेटली हमारे नेता लोगों की भी कमी है कि उन्होंने अर्बनाइजेशन को, आंख मूंद के अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। भूमि में कितना जल है, कितने संसाधन है, हवा में कितनी ऑक्सीजन है, इसका कोई विचार ही नहीं रखा गया। मेरा मानना ये है कि अर्बनाइजेशन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। जब तक वहाँ के ये 2 संसाधन, पानी और हवा, जब तक शुद्धता के द्वारा वहाँ पे उपलब्ध ना हो, तब तक फर्दर किसी किस्म का कोई अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र नाथ है। नासा मुझे आप एक बात बताइए, मैंने तमाम लोगों से बातें सुनी, लेकिन हर इंसान अपनी सोसाइटी की बात कर रहा है। मेरा सवाल ये था कि जब गाजियाबाद, इंदिरापुरम या राजनगर जैसे पॉश इलाकों में ये समस्या है, जो गांव देहात के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या चैलेंज है पानी की किल्लत होना? उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, पानी के स्रोत क्या थे हमारे? पानी का स्रोत हमारा था नदी, तालाब और कुएँ। स्थिति क्या है? कुएँ सूख गए, तालाब ख़त्म कर दिए गए और जो डूब क्षेत्र था नदियों का भी, उस पर भी कब्जे करके लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ बसा दी। तो पानी के स्रोत तो हमारे बसे नहीं। पानी का नेचुरल सोर्स हमारे पास क्या है? बारिश। बारिश के पानी को हमने कोई प्लानिंग नहीं करते, हम संचयित नहीं करते। तो नेचुरल बात है, जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं या जो जहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं या जहाँ गरीब झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उनको पानी मुहैया होने का इस वक्त कोई साधन नहीं है। अब बसता है कि साधन उन्हें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम क्या करता है, चाहे दिल्ली हो चाहे गाज़ियाबाद हो, एक टैंकर की व्यवस्था कर देता है। वो टैंकर का पानी कहाँ से आता है? ज़मीनों से निकाला जाता है। ज़्यादातर जगह जो पानी है वो दूषित है। कई जगह वो सीवर की लाइनों से मिक्स होकर आता है और उसे पीने के बाद फिर वो बीमारियों का शिकार होते हैं। तो इस तरीके की समस्याएं अगर दूर नहीं होंगी तो ये आगे आने वाले समय में हमारे शहरी क्षेत्रों के लिए एक चैलेंज की तरह उभरेंगी। गंभीरता इसलिए नहीं है क्योंकि सबके अपने अपने जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। था क्या, यहाँ पे सिंगल स्टोरी, जैसे हम वसुंधरा की बात कर लेते हैं, वैशाली इंदिरापुरम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे शासन की तरफ से सिंगल स्टोरी के लिए परमिशंस थी। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उस पर 3-3, 4-4 मंजिलें बना दी। नगर निगम को और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल गया, नगर निगम को जो है हाउस टैक्स का रेवेन्यू मिल गया, लेकिन उसके हिसाब से साल दर साल बीतने के बाद भी उन्होंने उसकी लाइनों की व्यवस्था नहीं करी, पानी को संचित करने की व्यवस्था नहीं करी। जहाँ अच्छा अधिकारी बदले, कहीं आए, उन्होंने देखा कि अच्छा 3 मंजिल बिल्डिंग बन गई है, उसके लिए वहीं से उन्होंने सीवर की व्यवस्था कर दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लाइनें गली। तो समय के हिसाब से आपको अपने स्रोत भी बनाने थे, समय के हिसाब से आपको उनकी कैपेसिटी भी बढ़ानी थी, समय के हिसाब से आपको पानी का संचय भी करना था, जो कि समय पर नहीं किया गया और इसलिए धीरे धीरे ये समस्या विकराल होती जा रही है। पानी ऐसी कोई चीज़ नहीं, हिंदुस्तान में जो पानी आता है वो केवल मानसून में आता है। मेनली जो पानी आता है या सर्दियों में जो बरसात होती है उससे पानी आता है। यदि उस वक्त हम उस पानी को नदियों में या और चीज़ों में संचय नहीं करेंगे, मेरा मानना है कि तालाबों को बनाया जाना चाहिए, कुओं को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए और पानी को हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जगह जगह। नगर निगम बड़े बड़े बोर्ड लगा देता है, सोचता है उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जबकि धरातल पे हम देखते हैं इस तरीके का कोई कार्य नहीं होता। प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्वच्छता के हिसाब से या सुलभ शौचालय बनाए गए, उनकी निकासी प्रॉपर नहीं की गई। उनकी निकासी कई जगह पे जो है मेन वाटर लाइन से मिक्स हो जाती है।
तो जब मोटर से उस पानी को खींचा जाता है तो वो पानी उसमें रिस के चला जाता है। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि लाइनें गल गई हैं, तो पूरे दिन जब सीवर का पानी जो होता है वो उन लाइनों के आसपास इकट्ठा होता रहता है, तो जब पानी को मोटर से तेज़ी से खींचा जाता है तो वो उसके अंदर पानी रिस के आ जाता है और आधा एक घंटा जब तक फ्लो नहीं बन पाता वो घरों में सप्लाई होता रहता है। और अभी हमने देखा कि इंदिरापुरम में साया गोल्ड में या कोई सोसाइटी थी जहाँ पे इसी का हज़ारों लोग इसका शिकार हुए। और आप यकीन मानिए कि वसुंधरा वैशाली इंदिरापुरम में पथरी, कैंसर, ट्यूमर, इस तरीके की बीमारियों का एक चलन बढ़ा है। और वो चलन इसलिए बढ़ा है क्योंकि पानी ही विशेष एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक है और जिसकी आपूर्ति में निरंतर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं। कुछ गांव नोएडा के पास भी हैं, कुछ गांव बागपत के पास भी हैं। उन गांवों में लोग बच्चों की आंतें खराब हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, हर घर में दूसरा मरीज है कैंसर का। तो ये समस्या आपको आने वाले समय में गाजियाबाद या अन्य शहरों में भी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी वसुंधरा में है, शासन से एक टीम आई थी, मुख्यमंत्री के वहाँ से एक टीम आई थी और इसी प्रकार का एक सर्वे कराया गया था जिसमें इस तरीके की खोज की गई। तो ये माना गया कि हिंडन का पानी या जो भी यहाँ पे आसपास की नदियों का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। उसे घरों में यदि सप्लाई करना है तो प्यूरीफाई करके ही करना पड़ेगा। जिस वक्त गंगा वाटर की सप्लाई रुक जाती है उस दौरान जो है नलकूपों से पानी दिया जाता है। जब पानी दिया जाता है तो उससे पहले उसकी गुणवत्ता की जाँच होनी चाहिए, उसका TDS लेवल चेक होना चाहिए। जब वो उचित पाया जाए तभी घरों में सप्लाई किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश टाइमिंग में चेंज हो रहा है तो लोग अपनी मोटर तो चला देते हैं, लेकिन लाइन में पानी ना होने की वजह से वो सीवर का पानी उसमें खिंच जाता है या आसपास जो भी इकट्ठा गंदा पानी है वो उसमें खिंच जाता है, जिसे पी के या जिसे ले के लोग उसमें क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने पानी की समस्या बताई, मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि इसका दोष किसे दिया जाए, क्योंकि आपने सुलभ शौचालय की बात की, वो बना ठीक है। आपने अभी किसी ने मुझे बताया कि टीरी बांध पीछे बन रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका दोष किसे दिया जाएगा फिर? इसका दोष शासन प्रशासन दोनों का बराबर है क्या, और इसमें थोड़ा बहुत जिम्मेदारी पब्लिक की भी थी। पब्लिक ने अपने को ये माना, मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब था कि पहले हम जब नहाते थे तो डिब्बे में पानी लाते थे, दूर से पानी लाते थे और उससे फिर नहाने के लिए पानी जुटाते थे, इसलिए सोच समझ के करते थे। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ, घर में 2-2 बाथरूम बनाए गए, टॉयलेट्स बनाए गए और लोगों ने फ्रीली उन पानी को इस्तेमाल करना चालू कर दिया। वॉशिंग मशीन आ गई जो कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं कपड़ों को धोने के लिए। लोगों ने अपने घरों में RO का इस्तेमाल कर लिया और RO का इस्तेमाल करने से क्या होता है, 3/4 ऑफ द वाटर वेस्ट हो जाता है। जबकि हमारा मानना यह है कि मैक्रो लेवल पे यदि हम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, वातावरण को यदि हम नहीं सुधारेंगे, वातावरण का क्या मतलब है, नदियाँ हम नहीं सुधारेंगे, हवा हम नहीं सुधारेंगे, पानी के स्रोतों को हम नहीं सुधारेंगे और हम ये मानेंगे कि हम अपने यहाँ व्यवस्था अगर ठीक कर लेंगे और चीज़ें सुधर जाएंगी, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। कि यदि वहाँ पर 1 मंजिल के बिल्डिंग की परमिशन थी और आपने 3 मंजिल बनने क्यों दिए? बनना रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की थी। उसकी व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी थी? उसके लिए पानी और सीवर की व्यवस्था करना वो भी सरकार की थी। लेकिन किसी विभाग ने भी अपना काम नहीं किया। हमने नुमाइंदे चुने, नुमाइंदे कौन चुने? हमने विधायक चुने और पार्षद चुने। पार्षद और विधायकों का उसका संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, लेकिन वो भी नहीं किसी ने किया। तो इसीलिए इसमें म्यूचुअली सबकी जिम्मेदारी है, लोगों का भी सब है समस्या में। भागीदार हैं इस समस्या में। और आज भी मेरा मानना यह है कि लोग इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है। और मुझे लगता है वो तभी होंगे जब घर में एक बूंद पानी टपकेगा और पानी के लिए घंटों इंतजार करेंगे और बाज़ार से भी पानी सुलभ नहीं हो पाएगा, तभी शायद लोगों में ये जागरूकता आएगी। व्हाट्सएप पे लिखना और व्यक्तिगत तौर पे मैदान में जाके उस चीज़ के लिए सीरियसली काम करना, ये दोनों बातें बहुत फ़र्क